पर। तो प्यारे बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, फैराडे के नियम, लेंज के नियम, भंवर धाराएं, काफ़ी कुछ पढ़ लिया। उसके बाद गतिक विद्युत वाहक बल। आज का अपना टॉपिक है प्रेरकत्व। प्रेरकत्व एक युक्ति जैसे, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा प्रतिरोध, इस तरह का प्रतिरोध, रजिस्टर और रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको आर से डिनोट किया। आपने देखा कैपेसिटेंस, धारिता, उसे आपने सी से डिनोट किया। उसी प्रकार प्रेरकत्व भी एक युक्ति है। बात असल में प्रेरकत्व भी एक क्या है, इंडक्टेंस, एक युक्ति है जिसको अपन इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे कॉइल बनाया, ऐसे आगे पूरा पढ़ेंगे इसके बारे में। इसको कहते हैं प्रेरकत्व, और ये एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीनों के जो कार्य है वो अलग है, तीनों के चिन्ह जो है अलग है। देखो, प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट खड़ी करता है। कैपेसिटर क्या करता है, ऊर्जा को संचित करता है, आवेश के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संचित करता है। तीसरा प्रेरकत्व, ये क्या करता है, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है। धारा में परिवर्तन का विरोध करता है, और इस धारा में जब परिवर्तन करता है और विरोध में जो ये कार्य करता है, सुनना, धारा में परिवर्तन का विरोध करता है और धारा के परिवर्तन में जो ये कार्य करता है, वह कार्य इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किस रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। ये ऊर्जा जो है चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। विद्युत क्षेत्र के रूप में होती है। कैपेसिटर में जो ऊर्जा होती है, कैपेसिटर में जो ऊर्जा होती है, या धारिता में जो ऊर्जा होती है, वो जो होती है वो किस रूप में होती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। और प्रेरकत्व में जो धारिता होती है वो क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के रूप में। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से बैटरी लगी हुई है, एक कुंडली का चित्र आप देख पा रहे हैं, और एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। क्लियर? तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं। तो जैसे ही आपने क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित की, तो आप देख रहे हो कि ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती है। आपको पता है कुंडली में, इससे पहले चैप्टर में अपन पढ़ चुके हैं कि कुंडली में से धारा प्रवाहित करने पर, कुंडली में से धारा, परिनालिका आप पढ़ चुके हो, परिनालिका, ये परिनालिका ही मान लीजिए आप, ठीक है। तो परिनालिका में से जैसे आप धारा प्रवाहित करोगे, परिनालिका में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र, जो इस तरह से लूप बनाएगा, और बहुत सारे लूप बनाएगा। क्लियर? ठीक है। तो इस तरह से आप परिनालिका पढ़ चुके हैं। परिनालिका में क्या है, जैसे ही कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, उसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरह से बनने लगती है, जो प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में, जब ये चुंबक क्षेत्र इधर से निकल रहा है तो ये हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो जाता है साउथ पोल। क्लियर? तो ये चित्र में आपको दिख रहा है। लेकिन सुनेगा, अब क्या है, ये कुंडली जो है, सुनिएगा, धारा क्या होती है यहाँ पे। अब अपन अगले टॉपिक में देखते हैं। मैंने एक प्रैक्टिकली आपको एक उदाहरण दिया। अब स्वप्रेरण है क्या, तो देखो बेसिकली प्यारे बच्चों, प्रेरण जो है दो प्रकार का होता है। प्रेरण या प्रेरकत्व की बात करें, यह बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वप्रेरकत्व, और दूसरा होता है अन्योन्य प्रेरकत्व। अन्योन्य प्रेरकत्व। कहानी समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो देखिए, स्वप्रेरकत्व मतलब स्वयं के कारण स्वयं में प्रेरणा, इंसान खुद प्रेरित हो जाए, खुद ही, ठीक है। अन्योन्य का संधि विच्छेद करें तो अन्य धन अन्य, मतलब अन्य के कारण। किसके कारण, अन्य के कारण प्रेरकत्व जो होता है वो अन्योन्य प्रेरकत्व होता है। क्लियर? तो प्रेरकत्व जो है, इसके बारे में एक का अपन पढ़ते हैं, क्या होता है बेसिकली देखते हैं। तो यदि बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, तो यदि किसी कुंडली के धारा में परिवर्तन हो, धारा बढ़े, तो निश्चित रूप से उस कुंडली का चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो उस कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा। बात समझ में, क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो ये जो फ्लक्स जो है, फ्लक्स बढ़ रहा है,
बी बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ा मतलब फाई में क्या हो रहा है, फाई में परिवर्तन है। अब इस फाई में परिवर्तन का क्या होगा, विरोध होगा। इस फाई में परिवर्तन का विरोध होता है। आपको पता है अभी तक अपन यही बढ़ रहे हैं, क्या है, धारा चेंज हुई, चुंबक क्षेत्र चेंज हुआ, चुंबक क्षेत्र चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, और फ्लक्स चेंज हुआ तो उस फ्लक्स चेंज का विरोध धारा के रूप में होता है किसी न किसी तरीके से। तो यहाँ विरोध होता है और विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक है। और इस विरोध में किया गया जो कार्य है, मैं वापस बता चुका हूं, इस विरोध में जो किया गया कार्य है वो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। किस रूप में, ऊर्जा रूप में संचित होता है। ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए, बड़े काम की चीज है। तो परिभाषा देखिए स्वप्रेरकत्व की, सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, कि किसी परिपथ अथवा कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन के कारण उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तथा उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होने से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं। जो मैंने लिखा वो देखो, धारा में परिवर्तन करने से चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स में उससे संबंधित में परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा पैदा होती है विपरीत दिशा में प्रेरित धारा पैदा होती है। प्रेरित धारा पैदा होती है किस दिशा में पैदा होती है, विपरीत दिशा में, क्योंकि उसे करना है विरोध, ठीक है। क्लियर, तो यहां तक क्लियर है। इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब विरोध क्यों कर रहा है, तो आपको पता है विरोध के बारे में किसने बताया था, लेंज साहब ने बताया था। क्लियर, तो इस घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, ठीक है। घटना को स्वप्रेरण कहते हैं और इस युक्ति को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। तो घटना को क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। क्लियर, और इसमें जो युक्ति आती है उसको क्या कहेंगे, स्वप्रेरकत्व। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। लेंज के अनुसार कुंडली, तो युक्ति जो होती है उसको मैं लिख देता हूं, स्वप्रेरकत्व कहते हैं अगर खुद में हो रहा है तो, और नहीं तो फिर अन्योन्य प्रेरकत्व, ठीक है। लेंज के अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। मैंने लिख दिया, क्या करता है, विरोध करता है। चित्र से समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों, एक उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रायोगिक प्रदर्शन है। एक कुंडली है, बात आ रही समझ में, एक कुंडली है, ठीक है, जिसकी कुंजी दबाने पर और कुंजी हटाने पर, तो सुनिएगा हुआ क्या, दो केस है। जैसे ही मैंने कुंजी को दबाया, आई धीरे धीरे बढ़ा, आई बढ़ा, सुनिएगा ध्यान से, आई बढ़ा तो निश्चित रूप से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा। आप कहोगे सर चुंबकीय क्षेत्र क्यों बढ़ा, क्योंकि आपको पता है कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, परिनाली का ही है। जब एन बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, और किसी क्षेत्रफल में से, ये ए क्षेत्रफल है इस कुंडली का, इस क्षेत्रफल में से गुजरने वाला अगर बी बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा। क्लियर, और फ्लक्स बढ़ा मतलब फ्लक्स में हुआ परिवर्तन, और फ्लक्स में हुआ परिवर्तन तो ये कुंडली क्या करेगी, प्रेरित धारा इस दिशा में बहाएगी, इस तरह बहाएगी कि इस परिवर्तन का वो विरोध करे। मतलब यदि धारा इधर से आ रही है तो कुंडली धारा विपरीत दिशा में बहाने की कोशिश करेगी, विरोध करेगी उसका। मान के चलो कुंडली में धारा ऐसे आ रही है, तो कुंडली जो धारा आ रही है, जिस धारा बढ़ रही है, मान के जो धारा बढ़ रही है, धारा के कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस बढ़ने को क्या करेगी, विरोध करने के लिए विपरीत दिशा में धारा बहाएगी। विपरीत दिशा में धारा बहाएगी तो दोनों में होगी टकरार, और दोनों में होगी टकरार तो जीतेगा कौन, जीतेगी एक्सटर्नल एजेंसी, बाह्य जो बैटरी लगाई है वो, क्योंकि वो पावरफुल है, तो बैटरी इस पर हावी हो जाएगी। आखिर में ये विरोध करेगा लेकिन बैटरी इस पर हावी हो जाएगा, और जब बैटरी इस पे हावी हो जाएगी तो थोड़ी देर बाद जिसका विरोध खत्म हो जाएगा, और धारा, बैटरी जिस दिशा में चाहती थी बैटरी उसी दिशा में धारा बहाएगी। लेकिन ये जो विरोध हुआ, विरोध में जो कार्य हुआ, जो ऊर्जा खर्च हुई, जो ऊर्जा कार्य या ऊर्जा खर्च हुई, ये मैंने आपको बताया विद्युत ऊर्जा कार्य या विद्युत ऊर्जा खर्च हुई। ये विद्युत ऊर्जा या कार्य जो है किस में लगा, ये चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हुआ। चुंबकीय क्षेत्र की ऊर्जा के रूप में संचित हुआ।
विपरीत। जैसे ही कुंजी को ओपन किया, क्या किया, ओपन किया, खोला, तो मान के चलो क्या हुआ, जैसे इस कुंजी को जोड़ा था तो क्या हुआ था, धारा बही थी 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 और 10 एम्पियर। तो धीरे धीरे धारा क्या हुई थी, धीरे धीरे धारा यहां पे बढ़ी थी, लेकिन यहां पे, ठीक है, तो जैसे धारा बढ़ी थी वैसे चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ा था, और जैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा था फ्लक्स भी बढ़ा था, तो ये परिवर्तन हुआ था, तो इसका विरोध हुआ था, बढ़ने का विरोध। अब देखो, जैसे कुंजी को ओपन किया, मान के चलो 10 एम्पियर धारा थी, 10 से 9 होगी, 8 होगी, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, अंत में धारा 0 होगी। लेकिन एकदम से तो 0 नहीं होगी, किसी भी परिपथ में धारा एक का एक नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे धारा बढ़ेगी, धीरे धीरे धारा घटेगी। तो जैसे ही धारा कम हो रही है तो क्या हो रहा है, धारा हो रही है कम, तो चुंबकीय क्षेत्र भी कम हो जाएगा, इससे फ्लक्स भी कम हो जाएगा। अब फ्लक्स में कमी का ये विरोध करेगा कि भाई फ्लक्स कम क्यों हो रहा है, तो अब ये इसका विरोध करेगा, ये क्या करेगा, धारा को बढ़ाएगा। मान के चलो इस तरफ जाती हुई धारा कम हो रही है, क्लियर, तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो इस तरफ जाती हुई धारा कम हो रही है, तो ये क्या करेगा, उसका विरोध करेगा कि भाई कम क्यों हो रही है। फिर ये इस तरह से धारा बहाएगा, इस तरह से धारा खुद बहाएगा, प्रेरित धारा इस तरह होगी कि ये धारा पहले जितनी होने की कोशिश करेगी। बात है समझ में। अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि 10 एम्पियर थी और जैसे ये 10 एम्पियर से मान के चलो 9 एम्पियर हो गई, तो 9 एम्पियर ये बहाएगा और 1 एम्पियर प्रेरित धारा होगी, तब दोनों का योग टोटल 10 होगा। तो इसने अपनी एक कम की, तो अब उसने उसका विरोध किया कि भाई कम क्यों की, एक मैं तेरे को देता हूं। तो इसने धारा इस तरह बहाई कि 1 एम्पियर धारा प्रेरित हो गई, अब 9 और 1 10 हो गई। फिर जब ये 8 हो गई तो वो कितनी हो गई, 2 हो गई। इस तरह से वो उसका विरोध करेगी, कमी का विरोध करेगी। बात आ रही समझ में। तो I कम हुआ तो B कम हुआ तो फाई कम हुआ। जब फाई कम होता है तो प्रेरित धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न होती है, मतलब प्रेरित धारा विरोध करती है। यहाँ एक पॉइंट याद रखना, प्रेरित जो धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वो विरोध ही करेगी, बस विरोध ही करना है उसको। और ये विरोध वाला शब्द किसने कहा था, वैज्ञानिक लेंज साहब ने कहा था कि भाई कि धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होगी कि वह सदैव उन कारणों का विरोध करेगी जिनके कारण वह उत्पन्न हुई है। अब प्रायोगिक, मैंने इसको समझाया, अब प्रयोग जो है इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, रीडिंग लगाते हैं। तो प्रायोगिक प्रदर्शन की बात क्लियर है कि चित्र 9.6 में एक चालक कुंडली सी के साथ श्रेणी क्रम में बैटरी तथा कुंजी जोड़ी गई है। जब कुंजी लगाकर कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके फलस्वरूप कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है। सीधी सी बात है, जब धारा बहेगी तो चुंबकीय फ्लक्स भी आए, चुंबकीय क्षेत्र भी आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो फ्लक्स भी आएगा। तो लिखा हुआ है चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है। कुंजी लगाने के समय के सापेक्ष धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ता है, बताया मैंने। धारा का मान बढ़ा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा तो फ्लक्स का मान बढ़ा, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो मैंने बताया आपको कि जैसे ये बढ़ेगा तो अब विरोध करने के लिए, किसके लिए, विरोध के लिए एक प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा। क्या होगा, प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा जो इस बदलाव का विरोध करेगा। तो उत्पन्न होता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा मूल धारा का विरोध करती है। मूल धारा का क्या करती है, विरोध करती है। इसी प्रकार कुंजी खोलने पर, ये तो हो गया पहले वाले चित्र का, ये ए का अ पार्ट। अब देखो अगला पार्ट, अब क्या है, इसी प्रकार कुंजी खोलने पर जब परिपथ में धारा शून्य करते हैं, 10 से 0 अभी बताया मैंने, शून्य करता है तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स घटने से कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा मूल धारा की दिशा में ही बहने लगती है। मैंने अभी आपको कहा कि जैसे इसकी धारा 10 से 9 होगी तो ये प्रेरित धारा क्या करेगी, खुद की 1 एम्पियर धारा उसी दिशा में दे देगी, ताकि पहले वाली दिशा में कितनी एम्पियर धारा वापस हो जाए, 10 एम्पियर धारा वापस हो जाए। जब ये 8 हो जाएगी तो वो 2 एम्पियर जनरेट करके अपने उसको सपोर्ट करेगी। मतलब करना विरोध ही है, कमी का विरोध क्या हुआ, सपोर्ट ही हुआ। तो ये जो धारा कम हो रही है, इस कमी के लिए वो धारा की दिशा इस प्रकार बहेगी कि धारा कम ना होने पाए। अगर बढ़ेगी तो बढ़ने ना पाए, कम होगी तो कम ना होने पाए। वो हमेशा धारा की दिशा इस प्रकार व्यवस्थित करेगी। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे। अगर दिक्कत हो तो उसको एक बार रोक लीजिएगा। स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, देखो
स्व प्रेरण, स्व का मतलब क्या होता है? स्वयं, खुद के कारण, खुद की प्रेरणा। बात आ रही समझ में? अन्योन्य मतलब किसी को, जैसे मैं आपको पढ़ने की सलाह देता हूं तो ये अन्योन्य है, और मैं खुद सेल्फ ही पढ़ता हूं तो ये स्वयं है, स्व प्रेरकत्व मान लो। तो वही चीज यहां पे है प्यारे बच्चों, कि स्व प्रेरक गुणांक या स्व प्रेरकत्व होता क्या है ये देखें। क्लियर? तो क्या होता है, अभी अपन ने देखा कि जो कुल फ्लक्स है, सुनिएगा, या एक कुंडली का फ्लक्स है, वो उस कुंडली में धारा के समानुपाती होता है। सीधी सी बात, मतलब जैसे जैसे धारा चेंज होगी, अभी मैंने बताया वैसे वैसे फ्लक्स चेंज हो रहा था। पीछे चलिए पुनः देखिए, जैसे जैसे आई बढ़ रहा था फाई बढ़ रहा था, आई घट रहा था फाई घट रहा था। इसका मतलब क्या है कि फाई तो आई पे निर्भर करता है भाई, फाई तो आई पे निर्भर करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि कुंडली का जो फ्लक्स है वो धारा के समानुपाती है। क्लियर? एक कुंडली के लिए है तो अपन कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको करेंगे फाई बराबर एक नियतांक आ जाएगा एल आई, एल नियतांक आ गया। यहां एल आपको पता है समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है, यहां एल एक समानुपातिक नियतांक है, एल एक समानुपातिक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्रेरकत्व कहते हैं। क्लियर? अब इसके बारे में चर्चा करें कि क्या है। तो यह एक अदिश राशि है, पहली बात तो, जैसे आर और सी भी अदिश राशि है। इसका मात्रक जो है एसआई में हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी, एच से लिखते हैं हेनरी। इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। क्लियर? इसकी विमा, विमा निकालना चाहो तो यहां निकाल सकते हो, ठीक है। इसकी विमा, अभी इसकी विमा अपन रुक के करेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। विमा निकालना है तो मैं साइड में इसको आपका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। विमा की बात आते ही अपन सीधा से चलेंगे कि भाई विमा इस तरह लानी है कि बल का सूत्र जरूर आए, क्योंकि बल की विमा अपने को याद होती है। तो अपन इसको बोलेंगे कि एल की विमा निकालनी है तो मैं कहूँगा एल बराबर फाई बट्टा आई। फाई क्या होता है? बी इंटू ए बट्टा आई। क्लियर? ठीक है। अब बी जो सूत्र है, तो बी को मेरे को चेंज करना है। बी की याद है तो रख दो, नहीं तो बी को चेंज करना है। तो मैंने कहा एफ बराबर आई एल बी, मैं कह सकता हूँ आई एल बी। तो बी के क्या हुआ? बी हो गया एफ बट्टा आई एल। जब एफ बट्टा आई एल हो गया तो मैं ये मान बी क्या यहाँ रख दूंगा। तो एल कितना हो गया? एल हो गया एफ बट्टा आई एल गुणा ए बट्टा आई। तो एल कितना हो गया? ये हो गया m1। इसकी विमा बल की याद होती है, m1 L1 T माइनस 2। 11वीं कक्षा में इसको याद करते अपन। एरिया का हो गया L2, नीचे I2 है तो I का क्या होता है? एम्पियर A2, A 2 बार है, और लंबाई का हुआ L। L से L कटा, L1 से L1, ये लंबाई वाला है और ये विमा वाला है, इसको मत काट देना L से L। ये L जिसकी विमा निकालनी है, M1 ये हो जाएगा L2, ये हो जाएगा T माइनस 2 और ये हो जाएगा A माइनस 2। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपने आप होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अपने आप होगा। तो ये मैंने फाई बराबर जो एल आई निकाला है, ये एक फेरे के लिए निकाला है, कुंडली के एक फेरे के लिए। और अगर फेरे एन हो तो, फेरे एन हो तो मैं इसको एन फाई मान के चलो, या इसको मैंने कंप्लीट अगर फाई बराबर एल आई बोला है, सुनिएगा, मैंने इसको कंप्लीट फाई बराबर एल आई बोला है तो मैं इसको एन फाई डैश भी लिख सकता हूं, एन फाई डैश बराबर एल आई भी कह सकता हूं। क्लियर? आप अगर इसको कंप्लीट फेरे मान रहे हो तो कंप्लीट फेरों के लिए फ्लक्स बराबर एल आई, तो एन इंटू एक फेरा, फेरे कितने? एन, एन इंटू एक फेरे से संबंधित फ्लक्स बराबर एल आई, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे डेरिवेशन में काम आएगी। चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। माना किसी कुंडली में धारा आई प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित होने से उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होते हैं। ये मैंने आपको बता दिया भाई पहले।
बता दिया। ये आई समान, आई अगर घटेगा तो फाई घटेगा, आई बढ़ेगा तो, मैंने ये बता देता हूँ कि यदि आई बढ़ेगा तो फाई बढ़ेगा, आई घटेगा तो फाई घटेगा, इसका मतलब है दोनों है समानुपाती और एफ फाई बराबर एल आई हो गया। यहाँ जो एल एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। इसका मान कुंडली के आकार, आकृति, माध्यम, क्रोड के पदार्थ तथा फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर इसको आप याद करना चाहो तो कर लो, आगे एक फॉर्मूला आएगा उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आकार, आकृति, माध्यम और क्रोड के पदार्थ तथा फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल किस किस पर निर्भर करता है, तो देखो सी जिस पर निर्भर करता है एल उसी पर निर्भर करता है, इतना तो क्लियर मान लो। सी पहले पढ़ चुके हैं। सी किस पे करता है? आकार, आकृति। तो ये भी किस पे करता है? आकार, आकृति। सी भी माध्यम पे निर्भर करता था, यह भी माध्यम पे निर्भर करता है। क्लियर? तो इतना तो क्लियर हो गया, आकार, आकृति और माध्यम तो हो गया। अब आगे क्या है? क्रोड का पदार्थ और फेरों की संख्या, दो चीजें और हो गई। क्रोड का पदार्थ और फेरों की संख्या पे निर्भर करता है। अब क्या है? यदि इस सूत्र में आई को अगर एक मान ले तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो आई बराबर एक रखे हैं तो ये दोनों हो जाएंगे बराबर। तो क्या लिखेंगे? अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरक संख्यात्मक रूप से कुंडली से संबंध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होती है। इसने कहा कि किसी कुंडली का, सुनिएगा, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब उस कुंडली में धारा कितनी बह रही हो? 1 एम्पियर बह रही हो। धारा आई में परिवर्तन के कारण संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। अतः फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से E बराबर माइनस का डी फाई बट्टा डी टी। क्लियर? तो फैराडे का नियम ले आते हैं। फैराडे के नियम से, ध्यान से देखना भाई, काम का डेरिवेशन है नियम से। E बराबर माइनस का डी फाई बटा डी टी। अब एक के लिए तो क्या करेंगे? E बराबर माइनस का डी बटा डी टी ऑफ, क्या डालेंगे अपन? एल आई। डी बटा डी टी ऑफ क्या करेंगे? एल आई। जहाँ एल नियत है तो एल क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, इतने में अपना काम हो जाना चाहिए। तो अब क्या है? चूंकि L क्या है? नियत है। L तो नियत होता है, आपको पता है, क्योंकि आकार, आकृति और माध्यम पे निर्भर करता है। तो EMF E बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का L आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा डी आई बटा डी टी। E बराबर माइनस एल डी आई बटा डी टी। बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। E बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी। क्लियर? ये देख लो। तो ये सारी कहानी मैंने बता दी। अब आगे देखें क्या है आगे। तो लिखा हुआ है E बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी, जो मैं आपको बता चुका हूँ अभी। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है? यहाँ ऋणात्मक चिन्ह विरोध बताता है, प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल मतलब इसकी दिशा मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। मूल धारा में परिवर्तन का विरोध करती है। कौन करता है? ये EMF। डी आई बटा डी टी मतलब मूल धारा में परिवर्तन का, माइनस मतलब विरोध करता है। कौन? प्रेरित EMF। कौन करता है भाई? प्रेरित EMF। क्लियर भाई यहाँ तक? ठीक है। अब पुनः इस फॉर्मूले में आप देखिए, अभी अपन ने एक फॉर्मूला देखा था फाई बराबर एल आई। उसमें परिभाषा क्या बनाई थी अपन ने कि आई यदि एक हो तो एल उस कुंडली से संबंधित फाई के बराबर होता है, सीधी सी बात। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या पड़ा? E बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी। अब इसने क्या किया? डी आई बटा डी टी को एक कर दिया। तो डी आई बटा डी टी माइनस का डी आई बटा डी टी, माइनस का डी आई बटा डी टी पूरे को क्या कर दिया? एक। तो ये दोनों बराबर हो गए भाई। अगर माइनस के साथ डी आई बटा डी टी को अगर एक कर दिया तो E बराबर क्या हो गया? एल। ठीक है, मतलब धारा में परिवर्तन कितना? एक। अब देखो, अब इसकी परिभाषा बनेगी EMF की और L की। अर्थात किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व आंकिक रूप से उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिणाम के बराबर होता है जो कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। सेम परिभाषा कि किसी कुंडली से संबंधित या किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में प्रेरित EMF के बराबर होता है। उस कुंडली में प्रेरित EMF के बराबर होता है जब धारा में परिवर्तन की दर जो है एक होती है।
जब धारा में परिवर्तन की दर, उसने कहा स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली के उस प्रेरित ईएमएफ के बराबर होता है, उस कुंडली में प्रेरित उस ईएमएफ के बराबर होता है जब उस कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर कितनी हो, 1 हो। यही लिखा हुआ है। अगला देखो, जब कुंडली में कुंजी दबाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। ध्यान से देखना, जब कुंडली में कुंजी दबाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। अतः धारा स्थापित करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो कर रहा है विरोध, और हमें तो धारा इधर ही भेजनी है, फिर भी हम इसको दबा के और आगे धारा को भेजेंगे ही भेजेंगे। क्लियर? तो विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जो कुंडली में चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यहां से आप ध्यान से देखिए, ये टॉपिक मैं हेडिंग डाल देता हूं, स्थितिज ऊर्जा, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा। या अपन कह सकते हैं प्रेरकत्व की स्थितिज ऊर्जा, कुंडली या प्रेरकत्व की स्थितिज ऊर्जा। ये ध्यान रखना, ये टॉपिक, कुंडली की स्थितिज ऊर्जा या प्रेरकत्व की स्थितिज ऊर्जा, ये डेरिवेशन अपने को करना है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्या सुनना ध्यान से, यहां से पैराग्राफ शुरू किया मैंने, मार्क कर दिया। जब कुंडली में कुंजी दबाकर धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ में धारा में वृद्धि का विरोध करता है। अतः धारा स्थापित करने के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य ही चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो अब इस डेरिवेशन को अपने को करना है। देखो, छोटा सा डेरिवेशन है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है कि मॉड ऑफ ई हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं सीधा लिखेंगे मॉड ऑफ ई बराबर माइनस का प्लस का ही ले लेते हैं, क्योंकि माइनस नहीं लेंगे क्योंकि मॉड ले लिया अपन ने, तो एल डी आई बटा डी टी। क्लियर? ईएमएफ, ईएमएफ अपन ने देखा ई बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी है, तो मैंने ईएमएफ को क्या कर दिया, मॉड ले लिया, मतलब मैंने पॉजिटिव ले लिया। माइनस की बात यहाँ पे अपन नहीं करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे भी यही चीज करी हुई है, डी डब्ल्यू बराबर ई आई डी टी। क्या किया हुआ है? ई आई डी टी। तो यहाँ पे देखिए, ये E इंटू आई, V बराबर आपको पता है बेटा क्या होता है, आई आर होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर? अब आप ये देखिए, तो पहला तो अपन ये लिख लिया, फिर अपन कहते हैं चूंकि हम जानते हैं, चूंकि शक्ति की परिभाषा से, शक्ति की परिभाषा देखिए ध्यान से, शक्ति की परिभाषा से, शक्ति की परिभाषा क्या होती है, P बराबर डी डब्ल्यू बटा डी टी। क्लियर? शक्ति की परिभाषा क्या होती है, डी डब्ल्यू, पी बराबर डी डब्ल्यू बटा डी टी। क्लियर? पुनः शक्ति को मैं क्या लिख सकता हूं, वी आई, तो मैं इसको लिख सकता हूं ई आई। कैसे लिखूंगा ये भी बताता हूं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, तो डी डब्ल्यू बटा डी टी। पुनः समीकरण 3, देखो मैं बड़े आहिस्ता से कर रहा हूं। पीछे मैं लिख सकता हूं, चूंकि P बराबर क्या होता है, वी आई होता है, विभव इंटू धारा, और विभव की जगह मैं यहाँ क्या ले रहा हूँ, ईएमएफ ई। विभव की जगह मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे, ईएमएफ ई। तो पुनः देखें, P बराबर डी डब्ल्यू बटा डी टी, पी की जगह वी आई, वी की जगह ईएमएफ ई आई, डी डब्ल्यू बटा डी टी, ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए, इससे और इससे मेरे को संबंध करना है, तो मैं चाह सकता हूँ मैं ई का समीकरण 1 व 3 से कर सकता हूँ, समीकरण 1 व 3 से। क्लियर? समीकरण 1 व 3 से, 1 से मान रखूं इसका, तो ये हो जाएगा एल डी आई बटा डी टी, सुनिएगा ध्यान से, इंटू हो जाएगा आई डी डब्ल्यू बटा डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया, तो अब पुनः मैं डी डब्ल्यू इधर रख दूं, और ये हो जाएगा एल आई डी आई। क्लियर? परिपथ में या कुंडली में 0 एम्पियर से I एम्पियर तक धारा
स्थापित करने में किया गया कार्य ज्ञात करने के लिए समाकलन करने पर, क्या कर रहे हैं बच्चों, समाकलन। अब आपको पता है कि डी डब्ल्यू और डी आई आ गया, तो अब क्या होगा, समाकलन ही होगा। तो प्यारे बच्चों अब इधर देखिए, अब अपना जो रिजल्ट है वो क्या है, डी डब्ल्यू बराबर एल आई डी आई, क्लियर। और यहाँ पे लगा दिया समाकलन, जब धारा जीरो थी तो कार्य जीरो था, और जब धारा आई हो गई तो कार्य हो गया डब्ल्यू। अब इसको देखिए, डी डब्ल्यू का समाकलन हुआ डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू लिमिट लगी, एल नियतांक है बाहर आ गया, आई की घात एक है तो इसका समाकलन हो गया आई की घात दो, एक घात बढ़ जाती है बट्टा दो। जब भी समाकलन होता है तो जब आई डी आई है तो हमेशा जनरली ये आता है आई डी आई या डी आई आता है, तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू ऐसा हो तो डब्ल्यू हो जाता है, इंटीग्रेशन डी जेड होता तो जेड आ जाता है, एक्स होता डी एक्स होता तो एक्स आ जाता। डी आई के आगे भी वही है, आई है, आई डी आई वी डी आई ऐसा होता है। तब हमेशा क्या होता है, जो भी आगे सिंगल घात में दिया हुआ है उसकी घात बढ़ जाती है, एक बढ़ जाती है तो घात हो जाएगी दो, एक प्लस एक दो, और जो घात आई है वही अट्टे में आ जाता है। अब ये ऊपर की लिमिट माइनस नीचे की लिमिट, एल आई स्क्वायर बट्टा दो माइनस जीरो स्क्वायर बट्टा दो मतलब जीरो, तो डब्ल्यू बराबर हो गया एल आई स्क्वायर बट्टा दो। यही किया गया बाह्य कार्य, यही किया गया मतलब बाह्य कार्य मतलब बैटरी का कार्य, बैटरी ने जो कार्य किया, यही किया गया बाह्य विरोध में जो कार्य किया गया, यही किया गया बाह्य कार्य कुंडली में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। संचित होता है U बराबर एल आई स्क्वायर बटा दो। पहले बच्चों यहाँ तक स्थितिज ऊर्जा आ गई। जैसे वहाँ पे एक फॉर्मूला आया था आपको याद हो तो, स्थितिज ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर कैपेसिटर वाले चैप्टर में, वैसे ही यहाँ पे एक फॉर्मूला आ गया, कितना आ गया, वहाँ पे आया था वैसे हाफ क्यू स्क्वायर बट्टा सी, क्यू स्क्वायर बट्टा सी, वैसे ही यहाँ पे आ गया U बराबर एल आई स्क्वायर बट्टा दो। वहाँ जो भी चल रहा था सारे के सारे जिम्मेदार कौन था, Q था, क्योंकि कैपेसिटर Q से संबंधित है। और यहाँ क्या है, यहाँ कुंडली है, यहाँ प्रेरकत्व है, तो प्रेरकत्व या प्रेरण की कुंडली जो है वो धारा से संबंधित है, तो वहाँ Q स्क्वायर है, यहाँ आई स्क्वायर है, वहाँ बट्टा दो है, यहाँ भी बट्टा दो है, वहाँ C है और यहाँ कितना है, L है। वहाँ कौन है, C कैपेसिटर जिम्मेदार है और यहाँ L है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से अपने जो डेरिवेशन है कि कौन सा डेरिवेशन, प्रेरकत्व की स्थितिज ऊर्जा है, प्रेरकत्व में संचित स्थितिज ऊर्जा है, कुंडली की संचित स्थितिज ऊर्जा, कुछ भी इस तरह से आप टॉपिक में कर सकते हो। स्थितिज ऊर्जा का कोई भी टॉपिक आए प्रेरकत्व के लिए तो आपको यही डेरिवेशन करना है। वापस देखिए समेसन ये क्या कहता है, मॉड ऑफ ई बराबर एल डी आई बटा डी टी, P बराबर डब्ल्यू डी डब्ल्यू बटा डी टी होता है, शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। P क्या होता है, वी आई होता है, तो ई एम एफ ई इंटू आई लिख दिया, ई एम एफ ई का मान यहाँ से रख दिया, काटा काटी करी, ये एक अरेंज हो गया। अब समाकलन करेंगे जीरो से आई तक और जीरो से डब्ल्यू तक, और फिर इधर तो कुछ नहीं, समाकलन ही किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं अगली पेज पे क्या करना है। अब अगला टॉपिक है समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ध्यान से देखिए, पिछले वाले डेरिवेशन को एक बार गौर से देख लीजिए क्योंकि वो इसमें यूज़ आना है। तो इस डेरिवेशन को, इसके जितने फॉर्मूले बताए मैंने वो सब आपको याद होने चाहिए। पहला फार्मूला फाई बराबर एल आई, दूसरा फार्मूला ई बराबर माइनस का एल डी आई बटा डी टी, और तीसरा यू बराबर हाफ एल आई स्क्वायर। तीनों को अच्छे से याद करो, फिर अपन बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। वापस अपन देखें तो समतल वृत्ताकार कुंडली चित्र बनाते हैं एक। मान के चलो इस तरह की एक समतल वृत्ताकार कुंडली है। ठीक है, इस तरह की एक समतल वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र कितना है, केंद्र O है और इसकी त्रिज्या R है और इसमें धारा बह रही है I। क्लियर? तो अब इस समतल, और अभी एक कुंडली की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितनी? एक कुंडली की, या मान के चलो n कुंडलियां ले लेते हैं। फेरे कितने हैं? n फेरे। तो मैं इसके ऊपर और घोट लूं ऐसे। ठीक है, बहुत सारे फेरे, n फेरे हैं। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, फेरे कितने हैं? n फेरे हैं। सबकी त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या सबकी r है। क्लियर? तो ये n फेरों वाली जो कुंडली है और इसमें धारा कितनी बह रही है? I सभी में। तो n फेरों वाली जो कुंडली है कुंडलियों के केंद्र पर, कुंडलियों के केंद्र पर O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आपको पता है क्या होता है? B बराबर, मुझे पता है क्या होता है, B म्यू नॉट I बटा 2R। याद आ रहा है? म्यू नॉट I बटा 2R। अगर एक कुंडली होती तो n कुंडलियां है तो गुणा कितना हो जाएगा? n। पहला आपको पता है अपन ने दो फॉर्मूले याद किए थे, म्यू नॉट I बटा 2R और म्यू नॉट I बटा 2 पाई R। 2 पाई R अनंत लंबाई की एक तार के कारण लेते हैं और 2R वृत्ताकार कुंडली के कारण लेते हैं। एक कुंडली होती तो म्यू नॉट I बटा 2R, n कुंडलियां है तो गुणा n हो जाएगा। जो गुणा n होगा वो मैंने आगे रख दिया। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। पहला, अब क्या है, इस कुंडली से संबंधित क्या निकालना है मुझे? तो इस कुंडली से, ठीक है, अब किसी एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स, संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, किसी एक कुंडली या किसी एक फेरे से, इसको फेरा लिख दूं, किसी एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा? फाई डैश बराबर कुल चुंबकीय क्षेत्र इनटू एक फेरे का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n म्यू नॉट I बटा 2R गुणा A। क्लियर सी बात है। समीकरण नंबर 2, एक कुंडली से जो संबंधित चुंबकीय फ्लक्स इतना हो जाएगा। ठीक है, B का मान मैंने ऊपर से रख दिया। B बराबर n म्यू नॉट I बटा 2R और कुल चुंबकीय क्षेत्र है, लेकिन किसी एक फेरे से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स अपन ने ज्ञात कर लिया। देखो सुनना, n फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र n गुना होगा और n फेरे हैं तो फ्लक्स भी n गुना होगा। ध्यान से समझना मेरी बात को। और फ्लक्स के सूत्र में जब ये n गुना जाएगा तो अल्टीमेट जो भी आंसर आएंगे वो सारे n स्क्वायर में आएंगे। किस में आएंगे? n स्क्वायर में आएंगे। वापस सुनिए मेरी बात को, मैंने कहा यदि n फेरे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र भी n गुना होगा। पहली चीज, जब चुंबकीय क्षेत्र n गुना है तो किसी एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स होगा, मान के चलो फाई, तो n कुंडलियों से संबंधित फ्लक्स कितना होगा? n फाई। तो 2 बार n आएंगे, मतलब सारे आंसर अपने n स्क्वायर में आएंगे। ये ध्यान रखना, कितने में आएंगे? n स्क्वायर में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। B बराबर ये आ गया, एक कुंडली से संबंधित फ्लक्स कितना है? B इंटू उस कुंडली का एरिया। ठीक है, B का एज इट इज मान रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, अतः अब संपूर्ण कुंडली अर्थात n फेरों से संबंधित फ्लक्स, n फेरों से संबंधित जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? फाई
जो होगा एक कुंडली से अगर फाई डैश है तो एन से एन फाई डैश हो जाएगा एन इंटू ऊपर से मान रखा एन म्यू नॉट आई बटा 2r इंटू ए। क्लियर? स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से फाई बराबर एल आई, तब सुनिएगा एल आई बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट आई ए बटा 2r। क्लियर? अब कुछ नहीं होगा, इधर आई से आई कैंसिल और अपना आंसर आ गया। अपना आई से आई कैंसिल और अपना आंसर आ गया। फिर भी एक बार मूव कर लेते ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली, तो अपना L कितना आया? L आएगा एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बटा 2r। तो अपना L जो आया वो आ गया एन स्क्वायर म्यू नॉट ए बटा 2r। एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए इंटू 2 बटा 2r। क्लियर? अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, और मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, एरिया का मान भी रख सकता हूँ। इस कुंडली का एरिया कितना होगा, तो आप कहोगे पाई आर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। तो पुनः थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं, पुनः ए बराबर पाई आर स्क्वायर रखने पर, अगर रखना चाहो तो बाद में रख दो, नहीं तो ये आंसर भी सही है यहाँ तक, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी सही है, कोई ज़रूरी नहीं है रखना। एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बटा 2r, और एक r से एक r कैंसिल, तो L बराबर कितना हुआ? एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर बट्टा 2। क्लियर? तो L बराबर एन स्क्वायर म्यू नॉट पाई आर बटा 2। क्लियर? ये आंसर आ गया। अब यदि अन्य माध्यम हो, ये अपना आंसर आ चुका है, तो ये 3 है, इसके बाद इसको बोल दो 4, ये बोल दो 5। अब यदि कुंडली में अन्य माध्यम उपस्थित हो, अन्य माध्यम, अब कुंडली में अन्य माध्यम उपस्थित हो, तो निर्वात की जगह अपन क्या रख देंगे? L जो होगा वो म्यू एन स्क्वायर म्यू नॉट की जगह सिर्फ म्यू आ जाएगा, और पाई आर बट्टा 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ तक किताब ने करा हुआ है, जहाँ तक किया हुआ है वो अपन ने कर लिया। तो L बराबर एन स्क्वायर म्यू, अन्य माध्यम है तो क्या लेंगे? म्यू, और निर्वात होगा तो क्या लेंगे? म्यू नॉट। ठीक है, ये म्यू कोई भी माध्यम के लिए, और ये म्यू नॉट सिर्फ और सिर्फ निर्वात के लिए, ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक अपना काम समाप्त हुआ। क्लियर? इतना देखिए, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। जल्दी से देखिए। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में अगला टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये तो क्या थे? वृत्ताकार फेरे थे। अब क्या पढ़ेंगे? वृत्ताकार फेरे और कुंडली में फर्क है। देखिए क्या है, वृत्ताकार फेरे जो है वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक होंगे, और कुंडली जो होगी उसमें एक के पास एक के पास एक के पास फेरे होंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर? चलो, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।